welcome back to my channel Law Notes Academy. I am Advocate Rashmi Vora. Today I am giving you the notes on general principles of insurance. यानी इंश्योरेंस लॉ के जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं वो मैं आज आपको अपने नोट्स के थ्रू एक्सप्लेन कर रही हूँ. So let's start with our topic today. General principles of insurance. What are the general principles? First I will explain you the meaning. जनरल प्रिंसिपल्स किसको कहते हैं पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस इज दैट एन एंटिटी will choose to spend small periodic amount of money against a possibility of a huge unexpected loss. यानी कि इसके अंदर बताया गया है कि एक बेसिक प्रिंसिपल इंश्योरेंस का ये होता है कि कोई एंटिटी मतलब कोई भी पर्सन जो इंश्योरेंस पॉलिसी लेगा वो चूज़ करेगा कि स्पेंड कैसे करना है अपना स्मॉल पीरियोडिक अमाउंट, मतलब छोटा छोटा अमाउंट पे करके उसको मनी का मतलब पैसे कैसे पे करके अगेंस्ट अ पॉसिबिलिटी ऑफ ह्यूज अनएक्सपेक्टेड लॉस. यानी कि आपका कोई इंसान का कोई अनएक्सपेक्टेड लॉस से बच सकेगा कैसे, जिसकी पॉसिबिलिटी होती है कि हमें कभी भी कोई नुकसान हो उससे बचने के लिए हम कैसे पैसे पे करके अपनी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी से अपने आप को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं फ्यूचर के लिए. तो बेसिकली इसमें होता है ऑल द पॉलिसी होल्डर, जितने भी पॉलिसी होल्डर होते हैं वो पूल करते हैं देयर रिस्क टुगेदर, मतलब इकट्ठे रिस्क को टुगेदर मतलब इकट्ठा करके सारे रिस्क को पूल कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं और बचा लेते हैं अपने आप को. एनी लॉस दैट दे विल बी पेड आउट ऑफ देयर प्रीमियम्स विच दे पे. यानी कि ये कैसे किया जाता है कि जब एक पॉलिसी ली जाती है तो उसमें आपको एक ऑप्शंस दी जाती हैं पॉलिसी के थ्रू कि आपको अपना प्रीमियम हर जो पॉलिसी आपने लिया उसका प्रीमियम जितना आपका बनेगा वो आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली मतलब आप कैसे भी आप पे कर सकते हैं. ठीक है, तो ये पीरियड होता है कुछ के भी आप कैसे पे करेंगे, कैसे विल बी पेड आउट ऑफ देयर प्रीमियम्स विच दे पे. ठीक है, प्रीमियम पे करके आप अपने आप को कोई पॉलिसी लेते हैं और अपने आप को फ्यूचर के लिए सेव करते हैं. आगे देखिए, एज वी डिस्कस्ड बिफोर, इंश्योरेंस इज एक्चुअली अ फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. एक जो इंश्योरेंस होती है पॉलिसी जो हम लेते हैं वो एक्चुअली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है. ठीक है, उसके अंदर आपको एक बॉन्ड मिलता है पॉलिसी का. मैंने पहले भी आपको पिछले वीडियोज़ में बताया था, जब हम कोई पॉलिसी लेते हैं, खरीदते हैं तो उसमें एक बॉन्ड मिलता है हमें जिसमें सारी डिटेल्स दी गई होती हैं कि कब से कब तक की पॉलिसी है, कब तक हमें पे करना है, कितना प्रीमियम हमें पे करना है, टर्म क्या है उसकी. ठीक है, कितने सम एश्योर्ड कितना है, कितना सम हमने एश्योर किया जो हमें पॉलिसी ख़त्म होने के बाद में मिलेगा. ठीक है, और प्रीमियम भी लिखा होता है उसका और टाइम भी लिखा होता है कि आपने कितने पीरियड मतलब क्वार्टरली लिया है, मंथली लिया है. आजकल तो डेली वाले भी हो गए हैं जिसकी ऐड टीवी में आती है कि आप डेली पे कीजिए, डेली के हिसाब से इतना हो जाता है. तो लेकिन वो कटता है हमारे अकाउंट से, आप अकाउंट से कर सकते हैं, अपने बैंक अकाउंट से अटैच कर सकते हैं. तो पॉलिसी का जो प्रीमियम है मंथली या क्वार्टरली या हाफ ईयरली या ईयरली जैसे आपको सूट करे वैसे इंसान पे कर सकता है. ऑप्शन चूज़ करके वो उसके बॉन्ड के अंदर आपके लिखा हुआ आ जाएगा कि आपको कब कब पे करना है, किस मंथ में. तो वो एक बॉन्ड मिल जाएगा, वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है. ठीक है, बोथ पार्टीज मस्ट अबाइड बाय दीज प्रिंसिपल्स. दोनों पार्टीज़ को अबाइड होना पड़ता है. दोनों पार्टीज़ हो गई, एक पॉलिसी वाली कंपनी जिससे आप पॉलिसी खरीद रहे हैं, दूसरे आप इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर यानी कि जिसका इंश्योरेंस पॉलिसी है. तो आप दोनों एक जो है इसके अबाइड हो जाएंगे. उनके जो प्रिंसिपल्स होंगे उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा. फर्स्ट प्रिंसिपल इसका होता है अटमोस्ट गुड फेथ. आपको सामने शो हो रहा है अटमोस्ट गुड फेथ, यानी कि आपको एक दूसरे के ऊपर इसमें विश्वास होता है. ठीक है, पर्सन को जो पॉलिसी ले रहा है. इसमें बोला है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस होता है मस्ट बी मेड, बनता है अटमोस्ट गुड फेथ पे बनाया जाता है यानी कि विश्वास पे बनता है. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एग्रीमेट फिडिट, ये इसका वो लैंग्वेज है, लीगल लैंग्वेज. ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द इंश्योर्ड डिस्क्लोज ऑल रेलिवेंट फैक्ट्स. जो इंश्योर्ड होता है, इंश्योर्ड यानी कि जो पर्सन इंश्योरेंस करवा रहा है वो सारे रेलिवेंट फैक्ट्स यानी सच्चाई सारी बातें इंश्योरेंस कंपनी को बताता है. एनी फैक्ट्स दैट वुड इंक्रीज हिज प्रीमियम, कोई भी फैक्ट जो उसका प्रीमियम इंक्रीज कर देगा अमाउंट को, और वुड कॉज एनी प्रूडेंट इंश्योरर टू रिकन्सिडर द पॉलिसी मस्ट बी डिस्क्लोज. यानी कोई भी चीज़ होगी, बात आपको इंश्योरर को बतानी पड़ेगी. इंश्योरर होता है कंपनी, उसको ताकि पॉलिसी को रिकन्सिडर कर सके वो कि भी कितना आपका, उसको सारी बातें बताने कि आपका कितना प्रीमियम बैठेगा. ठीक है, इफ़ इट इज़ लेटर discovered that some facts was hidden by the insured, the insurer will be within his rights to void the insurance policy. अगर उसको पता चलता है कि आपने कई बातें छुपाई हैं इसके अंदर, जो भी वो चीज़ें पूछते हैं, एक्चुअली इसमें एक फॉर्म फिल किया जाता है इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले. ठीक है, तो उस फॉर्म के अंदर सारी बातें लिखनी पड़ती हैं, हर चीज़ आपकी बॉडी से रिलेटेड, रिलेटिव्स
आपकी बैकग्राउंड, आपका हेल्थ का बैकग्राउंड कैसी है, सारी चीज़ें इसमें बतानी पड़ती हैं। तो अगर उसको कंपनी को लगता है कि आपने कुछ बातें छुपाई हैं या झूठ बोली हैं, तो वो उनके पास राइट होता है कि वो वॉइड कर दें या पॉलिसी आपकी ना करें या बंद कर दें। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इसके अंदर इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है। इसमें बताया गया कि इसमें का मतलब है कि दैट द इंश्योरर मस्ट हैव सम पेक्यूनरी इंटरेस्ट। जो इंश्योरर होता है उसको भी इंटरेस्ट होता है, इंश्योरेंस कंपनी को कुछ पैसों का इंटरेस्ट होता है, तभी वो करते हैं। इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस के सब्जेक्ट मैटर में लिखा होता है। दिस मीन्स द इंश्योरर नीड नॉट नेसेसरली बी द ऑनर ऑफ द इंश्योर्ड प्रॉपर्टी। मतलब इंश्योरर जो होगा वो कोई ज़रूरी नहीं है कि इसके अंदर ऑनर होगा इंश्योर्ड प्रॉपर्टी, इंश्योर की प्रॉपर्टी का, बट ही मस्ट हैव सम वेस्टेड इंटरेस्ट इन इट। इंसान का इंटरेस्ट होता है इसके अंदर, तभी वो पॉलिसी करता और करवाता है। ठीक है। इफ़ द प्रॉपर्टी इज डैमेज्ड द इंश्योरर मस्ट सफ़र सम फाइनेंशियल लॉसेस। जिसकी प्रॉपर्टी है, इंश्योरर जो पर्सन जिसने इंश्योरेंस करवाया है, उसकी अगर प्रॉपर्टी का कोई डैमेज हो सकता है, ठीक है ना, डैमेज होगा अगर लग रहा है उसको, तभी वो पॉलिसी करवा रहा है ना, तो इसलिए उसका कोई इंटरेस्ट है ना अपनी प्रॉपर्टी में कि भाई मेरी प्रॉपर्टी का कोई नुकसान अगर हो गया इन फ्यूचर तो मुझे पैसा मिल जाएगा। ठीक है। तो फाइनेंशियल लॉस से बचने के लिए यानी कि हमें इंटरेस्ट है उसके अंदर कि हमारी चीज़ प्रॉपर्टी के लिए, कोई भी प्रॉपर्टी है, जैसे आजकल गाड़ी खरीदते हैं, तो गाड़ी कोई भी खरीदो आप, स्कूटर, बाइक, टू व्हीलर, कार, कोई भी गाड़ी खरीदो तो उसमें इंश्योरेंस मस्ट होता है। ठीक है, करवाना। तो आजकल लोग अपना गोल्ड का, बिल्डिंग का, शॉप का, घर का, हर चीज़ का इंश्योरेंस करवाते हैं ताकि वो इन फ्यूचर किसी भी लॉस से बच सके, उसको पैसा मिल सके। तो ये इंटरेस्ट होता है उसका, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। ठीक है। थर्ड पॉइंट है इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मतलब होता है हानि से सुरक्षा। इसमें बताया गया है कि इंश्योरेंस जो होता है, लाइक फायर इंश्योरेंस हो गया, मैरीन इंश्योरेंस हो गया, आर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी। ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट्स कहलाते हैं, इंडेमनिटी वाले, जिसमें हानि से सुरक्षा के लिए। हियर द इंश्योरर अंडरटेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपेंसेटिंग द इंश्योर्ड अगेंस्ट एनी पॉसिबल डैमेज और लॉस दैट ही मे बी। यानी इसके अंदर जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो इंश्योर्ड को, यानी जो चीज़ इंश्योर की गई है उसमें डैमेज का, पॉसिबल डैमेज कितना हो सकता है, लॉस कितना हो सकता है, उसमें कंपेंसेशन दिलवाया जाता है। आगे देखिए। नॉट सफ़र लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इंश्योरेंस जो है, लाइफ इंश्योरेंस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं है। ठीक है ना, उसमें कोई लॉस होके उसका नहीं मिलता। दूसरे जो इंश्योरेंस दो मैंने अभी आपको दोनों बताए उसके अंदर होता है, ये जो मैंने दो अभी आपको लास्ट के बताए हैं, ये देखिए, फायर और मैरीन के अंदर होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। भाई फायर, आग लगने से, या मैरीन यानी कि शिप्स में जैसे होता है, डूबने से, कोई चीज़ डूब जाती है, समुद्री इंश्योरेंस होते हैं, ये रिस्क, ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इंडेमनिटी के। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस जो है वो इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है, ये साफ लिखा है इस बात के, इसके अंदर। तो ये आपको पता चल गया कि कौन कौन से हैं। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है सब्रोगेशन। सब्रोगेशन का मतलब होता है प्रस्थापन। देखिए ये मेरे रिटर्न नोट्स हैं, जिन स्टूडेंट्स को लॉ के नोट्स चाहिए होंगे इंश्योरेंस के प्रिंसिपल के, वो इससे लिख सकते हैं। ठीक है, ये आंसर के हिसाब से बनाए गए हैं। 10 मार्क्स या 20 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर आप ये सारे आंसर लिख सकते हैं। तो मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। ये सारे नोट्स आपको एक्सप्लेन करके बता रही हूँ। अब नेक्स्ट है सब्रोगेशन यानी सब्स्टिट्यूशन, प्रस्थापन। ठीक है, प्रस्थापन, सब्स्टिट्यूट कर देना, बदल देना। दिस प्रिंसिपल सेज दैट वंस द कंपेंसेशन हैज़ बीन पेड। इसका मतलब है कि अगर एक बार कंपेंसेशन यानी कि जो भरपाई कर दी गई नुकसान के अगेंस्ट में कंपनी द्वारा, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी द्वारा पे कर दी जाती है, तो राइट ऑफ ऑनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी विल शिफ्ट फ्रॉम द इंश्योर्ड टू इंश्योरर। यानी कि जो लाइफ ऑफ द, वो जो है चीज़ जो है पे कर दी जाती है, ऑनरशिप जो है इसके अंदर उसके पास चली जाती है, दूसरे पर्सन के पास। ठीक है ना, ऑनरशिप उसके पास चली जाती है, कंपनी के पास, और प्रॉपर्टी की विल शिफ्ट फ्रॉम इंश्योर्ड टू इंश्योरर। सब्रोगेशन का मतलब ये होता है, प्रस्थापन हो गया चीज़ का, मतलब प्रॉपर्टी अब दूसरे की होगी और आपको उसके बदले में कंपेंसेशन मिल गया। सो द इंश्योर्ड विल नॉट बी एबल टू मेक अ प्रॉफिट फ्रॉम द डैमेज प्रॉपर्टी और सेल इट। तो इसका मतलब ये होता है कि जो इन पर्सन होता है जिसको कंपेंसेशन मिल गया, वो अब उससे पैसा नहीं कमा सकता और उसको बेच भी नहीं सकता प्रॉपर्टी को, डैमेज प्रॉपर्टी को।
ठीक है, डैमेज प्रॉपर्टी को कुछ भी कर नहीं सकता, सब्रोगेशन ये चीज़ होती है। आपको प्रिंसिपल्स बता रही हूँ, कभी भी पॉलिसी लेने से पहले आप हर चीज़ को, ताकि आपको नॉलेज हो जाए, कोई भी पॉलिसी कोई खरीद रहा है तो उसमें क्या क्या क्लोज लिखे हुए हैं, सारी कंडीशंस पढ़ के ही लेनी चाहिए। कंट्रीब्यूशन, दिस प्रिंसिपल अप्लाइज इफ देयर आर मोर देन वन इंश्योरर्स, यानी कि कंट्रीब्यूशन का मतलब ये पॉइंट तब लागू होता है जब एक से ज़्यादा इंश्योरर होते हैं, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी ज़्यादा होती हैं करने वाले। इन सच अ केस द इंश्योरर कैन आस्क द अदर इंश्योरर टू कंट्रीब्यूट देयर शेयर ऑफ द कंपेंसेशन, यानी कि दो इंश्योरेंस कंपनियां मिलके भी ऐसे होता है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को भी कह सकती है कि आप उसका जो है कंपेंसेशन पे कर सकते हो, कंट्रीब्यूट करो अपना शेयर ऑफ द कंपेंसेशन का। इफ द इंश्योर्ड का मतलब होता है वो पर्सन जिसने इंश्योरेंस करा रखा है, क्लेम करता है फुल इंश्योरेंस फ्रॉम वन इंश्योरर, ही लॉजेज हिज राइट टू क्लेम एनी अमाउंट फ्रॉम द अदर इंश्योरर, यानी कि अगर जो पर्सन है जिसकी पॉलिसी है वो सारा का सारा फुल इंश्योरेंस का फ्रॉम क्लेम कर लेता है सारा का सारा पैसा एक इंश्योरेंस से कंपनी से, अगर जिसमें दो कंपनीज जुड़ी हुई हैं, एक से कर लेता है तो वो दूसरे को से क्लेम नहीं कर सकता, दूसरे से क्लेम करने का अपना राइट खो देता है। ठीक है, तो मतलब उसको एक ही कंपनी से सारा पैसा मिल गया, फिर दूसरे से लेने की उसको जरूरत नहीं पड़ती फ्रॉम द अदर इंश्योरेंस। तो इसका मतलब होता है नो प्रॉफिट इन इट ओनली कवर्स लॉसेस, इसका मतलब ये इसके अंदर प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन ये इसमें लॉस जरूर कवर हो जाता है इसके अंदर। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉक्सिमेट कॉज, ये इसके प्रिंसिपल्स हैं, आपको बता रही हूँ इंश्योरेंस के। समीपस्थ कारण, प्रॉक्सिमेट कॉज का मतलब होता है कि अगर कोई नुकसान हुआ है तो उसका सबसे नज़दीक का रीज़न क्या है नुकसान होने का, ये देखा जाता है। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड ओनली अगेंस्ट द इंसिडेंट्स, यानी कि प्रॉपर्टी जो का पॉलिसी की गई है वो इंसिडेंट के अगेंस्ट भी की गई है, दैट आर मेंशन इन द पॉलिसी, यानी कि पॉलिसी के अंदर जो मेंशन किए गए हैं कि ये इंसिडेंट होगा तो आपको पैसा मिलेगा, तो अगर वैसा कुछ होता है तो ही पैसा मिलता है। ठीक है ना, पॉलिसी के अंदर लिखा जाता है कि अगर ऐसा कुछ नुकसान होता है तो आपको पैसा मिलेगा। इन केस द लॉस इज ड्यू टू मोर देन वन सच पेरिल, यानी कि किसी ज़्यादा की वजह से नुकसान हो जाता है, एक से ज़्यादा की वजह से, तो दैट द वन दैट इज नॉट मोस्ट इफेक्टिव इन कॉजिंग द डैमेज इज द कॉज टू बी कंसीडर्ड, यानी कि अगर एक से ज़्यादा चीज़ों की वजह से नुकसान हो गया है, आग लगने का रीज़न अलग हो गया, सिलेंडर फट गया, या फिर बाढ़ से हो गया नुकसान, तो दो चीज़ों को देखा जाता है कि किस चीज़ की वजह से नुकसान हुआ है। जिसकी वजह से ज़्यादा नुकसान हुआ होता है उसको कंसीडर किया जाता है रीज़न। ठीक है, कॉज टू बी कंसीडर्ड द मोस्ट, मतलब ये मतलब है इसके अंदर। ये प्रॉक्सिमेट कॉज ये देखा जाता है किस चीज़ की वजह से ज़्यादा नुकसान हुआ है पर्सन का। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल है मिटिगेशन ऑफ लॉसेज, यानी कि नुकसान का शमन, हानि का शमन कैसे किया जाता है, नुकसान को कैसे ख़त्म कैसे किया जाता है। तो नेक्स्ट एसेंशियल प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि इन द इवेंट ऑफ द सम मिस हैपनिंग, अगर कुछ मिस हैपनिंग हो गई है, ठीक है, टू द इंश्योर्ड प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी इंश्योर की गई है उसका कुछ नुकसान हो जाता है, तो एश्योर्ड जो होता है मस्ट टेक ऑल नेसेसरी स्टेप्स टू मिटिगेट द लॉस। एश्योर्ड जो होता है, जो कंपनी होती है वो नेसेसरी स्टेप्स लेती है लॉस को पूरा करने के लिए। द इंश्योरर मस्ट एक्ट इन अ प्रूडेंट मैनर, इंश्योरर जो होता है, कंपनी जो होती है वो प्रूडेंट मैनर में काम करती है, वो देखती है कि इफ़ ही वर इंश्योर्ड मतलब इंश्योर थे कि नहीं, प्रूडेंट सारा चेक करती है कितना इंश्योरेंस था, क्या था। ठीक है, सारा प्रोसेस इंश्योरेंस कंपनी देखती है। हाउएवर ही शुड डू हिज बेस्ट, उसको अपना पूरा काम करती है, ढंग से काम करती है। येट इन केस ऑफ हिज ओन डेथ ही इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू डू सो, अगर पर्सन की खुद की डेथ हो जाती है तो वो इसमें कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है ना, इसमें कंपनी ही सारा कुछ करेगी। वैसे तो बंदा खुद ही देखता है कि मेरा कितना नुकसान हुआ है, क्या है, वो सारी बातें डिटेल देता है। इफ़ ही डज नॉट डू सो व्हेन सो द इंश्योरर कैन अवॉइड द पेमेंट ऑफ लॉस एट्रीब्यूटेबल टू हिज नेग्लिजेंस, यानी कि इंसान का जितना लॉस इसके अंदर हुआ होता है उसको सारा का सारा बताना पड़ता है इसके अंदर, नहीं तो वो नेग्लिजेंस की वजह से इंश्योरर जो होता है वो पूरा पैसा नहीं देता है। ठीक है, इन नटशेल ही इज़ बाउंड टू डू हिज बेस्ट अंडर द सर्कमस्टांसिस, यानी इंसान को खुद भी अपना नुकसान या सारा देखना पड़ता है कि उसका क्या क्या लॉस हुआ है। सर्कमस्टांसिस के अंदर वो बाउंड होता है, बट ही इज़ नॉट बाउंड टू डू एट द रिस्क ऑफ हिज लाइफ, अपने लाइफ के रिस्क पे नहीं करना होता उसने। मिटिगेशन ऑफ लॉस ये होता है कि आपने अपने नुकसान को
ख़त्म कैसे करना है या भरपाई कैसे करवानी है अपने कंपनी इंश्योरेंस कंपनी से, ठीक है ना, ये मतलब होता है इसका। नेक्स्ट है रिस्क मस्ट अटैच, रिस्क जरूर अटैच होना चाहिए। कोई भी आप पॉलिसी ले रहे हैं तो उसके अंदर रिस्क है तभी आपकी पॉलिसी हो पाएगी। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज एनफोर्सिएबल इफ एंड ओनली इफ द रिस्क हैज़ बीन अटैच्ड, यानी कि अगर तभी पॉलिसी की जाती है जब दिखता है कि कोई रिस्क है। जैसे हमारी लाइफ है, लाइफ की पॉलिसी करवाता है इंसान तो उसको पता होता है ना कि कोई बीमारी हो सकती है, डेथ हो सकती है, कभी कुछ भी हो सकता है, तभी पॉलिसी की जाती है ना। तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज तभी होती है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज तभी की जाती हैं, इसीलिए क्योंकि उसमें रिस्क अटैच है, ठीक है। तो इफ़ द रिस्क इज़ नॉट अटैच्ड रन, अगर रिस्क होगा ही नहीं तो कंसिडरेशन कैसे फेल हो जाएगी सारी, ठीक है। एंड देयर फॉर द प्रीमियम रिसीव्ड बाय द इंश्योरर मस्ट बी रिटर्न, तो अगर लॉस ही नहीं है तो फिर जो प्रीमियम लिया है इंश्योरेंस कंपनी ने वो वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। द प्रीमियम इज टू बी रिटर्न इवन वेयर द रिस्क इज नॉट रन, जहाँ पे रिस्क ही नहीं चल रहा तो प्रीमियम रिटर्न हो गया, और कुड नॉट बी रन ड्यू टू द फॉल्ट विल और प्लेजर ऑफ द एश्योर्ड, यानी कि रिस्क ही नहीं चल रहा है तो फिर कैसे काम पॉलिसी कैसे चलेगी उसके अंदर, ठीक है। वेयर द रिस्क इज नॉट रन और कुड नॉट बी रन, चल ही नहीं सकता, रिस्क होगा ही नहीं जहाँ पे, तो फॉल्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब प्लेजर हो गया, तो फॉल्ट और प्लेजर ऑफ द एश्योर्ड का कोई नुकसान ही नहीं हुआ तो पॉलिसी नहीं चलेगी, ठीक है। इसलिए रिस्क अटैच होगा तो पॉलिसी ही की भी तभी जाएगी। अ पॉलिसी इज नॉट अटैच्ड टिल द रिस्क बिगिन, जब तक रिस्क बिगिन नहीं होता तब तक पॉलिसी अटैच नहीं होती है। एंड इज नॉट अटैच्ड आफ्टर द रिस्क इज डिटरमाइंड वन वे और द अदर, यानी कि पॉलिसी टिल द रिस्क जब तक बिगिन नहीं होता, और इज नॉट अटैच ही नहीं होगी पॉलिसी तब तक आफ्टर द रिस्क इज डिटरमाइंड, जब तक रिस्क डिटरमाइन नहीं किया जाएगा पॉलिसी अटैच नहीं की जाएगी, ठीक है। एक्सेप्ट इन दोज स्पेशल इंश्योरेंस where both the parties being ignorant of the position of the thing insured contract to insure it lost or not lost, यानी कि ये देखा जाता है इसके अंदर दोनों पार्टीज़ की अगर इग्नोरेंट है, उनको पता ही नहीं है, समझ ही नहीं आ रहा कि भाई इंश्योर कौन सा लॉस अटैच है कि नहीं है, कोई रिस्क है कि नहीं है इसके अंदर, पोजीशन देन दे बीइंग इंश्योर द थिंग इंश्योर्ड, कौन सी चीज़ जो चीज़ इंश्योर हुई है, कॉन्ट्रैक्ट टू इंश्योर इट, तो कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी, इट लॉस्ट और नॉट लॉस्ट, तो ये देखा जाएगा कि लॉस्ट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि रिस्क अटैच जरूर होना चाहिए पॉलिसी के अंदर। मिटिगेशन ऑफ लॉस होता है कि भाई लॉस कैसे हुआ, ओके। उससे पहले मैंने आपको पॉइंट बताए थे ये वाले, प्रॉक्सिमेट कॉज होना चाहिए, भाई रीज़न कौन सा है, नियर बाय का रीज़न देखा जाता है किसकी वजह से लॉस हुआ, जो इंश्योरेंस करवा रखा है जिसका कंट्रीब्यूशन होता है, दो इंश्योरेंस कंपनीज भी हो सकती हैं, सब्रोगेशन भी होता है, भी सब्सटीट्यूशन भी हो सकता है इसके अंदर, तो ये सारे प्रिंसिपल्स मैंने आज आपको बताए, ठीक है। इंडेमनिटी भी होती है, हानि से सुरक्षा की जाती है इसके अंदर, इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है और अटमोस्ट गुड फेथ के बेस पे होता है। तो ये सारे प्रिंसिपल्स थे जो मैंने आपको बता दिए, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, ठीक है। तो ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपका रेडी हो गया है, आप लिख सकते हैं इसको अपनी कॉपी में नोट कर। तो अब मैं आपको पहले अब इसके करेक्टरिस्टिक्स बता देती हूँ इंश्योरेंस की। अभी आपको मैंने पहले इसके जनरल प्रिंसिपल्स बताए थे, तो ये करेक्टरिस्टिक्स हैं, इसमें बोला गया है, इसमें देखिए क्या है, कोई भी इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकता है, करेक्टरिस्टिक्स जो है आराम से बता सकता है करेक्टरिस्टिक्स के बारे में अलग अलग क्या है। इसमें बताया है पहला करेक्टर है इसका, करेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताएं क्या है। एनी इंश्योरेंस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि पॉइंट में आप हेडिंग में लिख सकते हो कॉन्ट्रैक्ट है ये, मतलब अगर इसको बड़ा करना है तो पहले कॉन्ट्रैक्ट हेडिंग लिख के उसके आगे लिख सकते हैं कोई भी इंश्योरेंस जो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड, यानी कि इंश्योरेंस करने वाले को इंश्योरर बोलते हैं, और इंश्योर्ड यानी कि जो इंश्योरेंस करवाता है अपना या अपनी चीज़ का, ठीक है। इंश्योर्ड और इंश्योरर के बीच में ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है फॉर कंपेंसेटिंग द लॉसेज, यानी कि नुकसान की भरपाई के लिए ये एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है इंश्योरेंस कंपनी और पर्सन के बीच में। दूसरा है इसका हेडिंग आप लिख सकते हो ऑब्लिगेटरी, ठीक है। ऑब्लिगेटरी यानी कि ज़रूरत है इसकी, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कंपलसरी है। फॉर द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के लिए नॉट ओनली प्रीमियम इज़ चार्ज बट इट इज़ ऑल्सो ऑब्लिगेटरी, सिर्फ प्रीमियम चार्ज नहीं किया जाता है इसमें, बल्कि ये ऑब्लिगेटरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूरत है इसकी, टू पे द प्रीमियम इन टाइम, यानी कि
प्रीमियम जो होता है इंश्योरेंस पॉलिसी का वो टाइमली पे करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। ऑब्लिगेटरी का मतलब यही होता है कि ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। हेडिंग लिख सकते हो आप ज़रूरी करके, ऑब्लिगेटरी करके, फिर उसके आगे ये पॉइंट लिखेंगे तो आपका थोड़ा सा बढ़ते जाएंगे पॉइंट्स, हेडिंग वाइज मार्क्स अच्छे मिलते हैं। नेक्स्ट में आप लिखिए पेमेंट टू इंश्योर्ड, ये हेडिंग लिख देंगे। तो इसमें लिखा जाता है कि इसमें इंश्योर्ड पर्सन को पेमेंट दी जाती है इन द इवेंट ऑफ लॉस, जब कोई लॉस हो जाता है एज पर एग्रीमेंट, एग्रीमेंट और टर्म्स और पॉलिसी की टर्म्स और एग्रीमेंट के हिसाब से जो कोई परचेज की जाती है इंश्योर्ड पर्सन के द्वारा, ठीक है। जिसने पॉलिसी ली है उसको एग्रीमेंट के और टर्म्स की, पॉलिसी की टर्म्स के अकॉर्डिंग उसको पेमेंट मिल जाती है अगर लॉस हो जाता है तो। नेक्स्ट फोर्थ में है इंश्योरेंस इज़ अ सिंपल कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन गुड फेथ। गुड फेथ आप इसकी हेडिंग लिख देंगे। उसके आगे आप लिखेंगे इंश्योरेंस एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि गुड फेथ के ऊपर बनता है, यानी कि भरोसे पे बनता है। ये इसका प्रिंसिपल भी है गुड फेथ का, मैंने आपको बताया था। फिफ्थ है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज़ वन, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि प्रोवाइड करता है बेनिफिट टू बोथ, दोनों पार्टीज़ को, इंश्योरर को भी और इंश्योर्ड को भी, दोनों को फ़ायदा पहुंचाता है। इंश्योरर होती है कंपनी, उसको बेनिफिट मिल जाता है कि उसके पास पैसा इकट्ठा होता रहता है और वो अपना आगे पैसे को इन्वेस्ट करते रहती है, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी होती है। और इंश्योर्ड को तब बेनिफिट होता है जब उसका कोई लॉस हो जाता है, तब उसको सारा पैसा अपना नुकसान की भरपाई हो जाती है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, यानी कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है ये जिसमें म्यूचुअल बेनिफिट्स होते हैं, यानी कि दोनों पार्टियों को बेनिफिट होते हैं, दोनों को। नेक्स्ट इसका करेक्टरिस्टिक है ऑल अदर कॉन्ट्रैक्ट्स आर बेस्ड ऑन द प्रेजेंट डे सिचुएशन, वेयर एज इन द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज़ वन फॉर कंपेंसेटिंग फ्यूचर लॉसेज। मतलब और जो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो प्रेजेंट डे पे की सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं, लेकिन जो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कंपेंसेट करता है फ्यूचर के लॉसेज को, यानी कि भविष्य में होने वाले लॉसेज को, नुकसान की भरपाई करने के लिए इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। लास्ट है इसका द इंश्योरेंस कंसेप्ट जो है बीइंग बेस्ड ऑन पूलिंग funds by many and distributing among few for their losses is a social security also। इसका मतलब होता है ये एक ऐसा है, पूल करना बोलते हैं ना, जैसे कि एक गाड़ी में बहुत सारे लोग पूल करके जाते हैं, ट्रैवल करते हैं अपना पैसा बचाने के लिए, बहुत सारे लोग इसमें पे करते हैं, है ना, कहीं पे जाने के लिए कार पूल करते हैं, जैसे ऑफिस जाने के लिए या कहीं जाने के लिए, तो बहुत सारे लोग मिलजुल के पैसा देते हैं, लेकिन पहुंचते सारे एक ही जगह पे हैं। इसके अंदर भी पूलिंग वर्ड इसलिए यूज़ किया हुआ है, पूलिंग फंड्स, यानी बहुत सारे लोग पॉलिसी लेते हैं, जैसे 100 लोगों ने पॉलिसी ली, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट किसके अंदर होता है, कुछ लोगों के अंदर, जिनके 10 साल के लिए अगर पॉलिसी ली है, 10 साल के अंदर जिन लोगों का नुकसान हुआ होगा उनको उनके पैसे की भरपाई हो जाएगी। तो इसलिए सोशल सिक्योरिटी है, सबका 10 साल के अंदर नुकसान नहीं हुआ तो सबको नहीं मिला ना पैसा, तो उसको मिलेगा जिसका लॉस होगा। तो इसको पूलिंग फंड्स भी बोला जाता है। तो ये ऐसा कंसेप्ट है, ठीक है, जिसमें पूल बहुत सारे लोग जमा करवाते हैं लेकिन पैसा मिलता कुछ लोगों को है, उन लोगों को जिनका नुकसान होता है। तो ये एक सोशल सिक्योरिटी है, फ्यूचर के सिक्योरिटी के लिए इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की जाती हैं। तो ये थे इसके करेक्टरिस्टिक्स, आपको समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आगे के नोट्स मिलते रहें। ये मेरे रिटर्न नोट्स हैं, एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए बनाए गए हैं। जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं वो इनको लिख लीजिए, अपने नोटबुक्स में लिख सकते हैं, और एग्ज़ाम के में आप लिखेंगे तो बहुत अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे। आप हेडिंग ऐसे लिख सकते हैं, सोशल सिक्योरिटी, कंपेंसेटिंग फ्यूचर लॉसेस, कॉन्ट्रैक्ट फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, ये हेडिंग बना दीजिए इनकी, गुड फेथ। तो आगे इसको डिटेल में लिखते जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। इससे पहले मैंने जनरल प्रिंसिपल्स बताए थे, वो भी पसंद आए होंगे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और भी नोट्स आपको मिलते रहेंगे मेरी वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन करके। थैंक यू सो मच। लॉ के स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो जाए ताकि उनको समझ आ जाए, मैं एक्सप्लेन करके बताती हूँ सारा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।